हेलो दोस्तों। आज हम मेजरमेंट के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हुए हैं और बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन LMRC 2015 में पूछा गया था। व्हाट वायर एमीटर्स आर यूज फॉर मेजरिंग। ऑप्शंस हैं ओनली AC, ओनली DC, नाइदर AC नॉट DC, बोथ AC एंड DC। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ AC एंड DC। हॉट वायर एमीटर्स को हम AC और DC दोनों के मेजरमेंट के लिए यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा इस पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये कौन सी वैल्यू को मेजर करता है, तो ध्यान रखिएगा ये RMS वैल्यू को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डायनामोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन यूज इन। ऑप्शंस हैं AC, DC, बोथ B एंड A, पल्सेटिंग। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी पिछले क्वेश्चन की तरह सेम हो जाएगा, ये बोथ AC और DC को मेजर कर सकता है, तो इसलिए ऑप्शन C आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो और याद रखिए। जो डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो स्केल होता है आपका नॉन लीनियर होता है। दूसरा, इसकी सेंसिटिविटी होती है वो PMMC और आपका मूविंग आयरन से कम होती है। अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट सेंसिटिविटी किस इंस्ट्रूमेंट की होती है, तो आपको बताना PMMC की सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी हाईएस्ट होती है। उसके बाद आपकी होती है मूविंग आयरन की और लास्ट में होती है आपकी डायनामोमीटर की। ये आपको ऑर्डर याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो गया था C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड इट्स मेजर यूज एज स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट ओनली, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट ओनली, बोथ एज स्टैंडर्ड एंड ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स, एंड इंडिकेटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखिए जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम एज ए स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट और ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट दोनों के तौर पे यूज ले सकते हैं। यहाँ पे अब समझने वाली बात यह है कि ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है। तो देखिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनसे हम AC और DC मेजर करते हैं तो उनके लिए जो कैलिब्रेशन होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स कहेंगे। अदर वर्ड्स में अगर इसको हम समझना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं, अगर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम पहले DC सोर्स के लिए कैलिब्रेट करते हैं और अगर उसी इंस्ट्रूमेंट को हम AC सोर्स के लिए यूज लेते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, तो जो रीडिंग आएगी हमारी वो एकदम करेक्ट आनी चाहिए, सही रिजल्ट देना चाहिए। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। और जो एक्यूरेसी होती है ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट की वो क्या होती है, AC और DC मेजरमेंट दोनों के लिए क्या होती है, सेम होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्यूरेसी होती है AC और DC मेजरमेंट के लिए सेम होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया था ऑप्शन C आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज फॉर मेजरिंग। ऑप्शन दिए हुए हैं AC एंड DC वोल्टेज, AC वोल्टेज एंड करंट, DC वोल्टेज एंड करंट, AC एंड DC करंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा AC एंड DC वोल्टेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट AC और DC वोल्टेज दोनों को मेजर कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है आपके वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें याद रखना है। नेक्स्ट, जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर होता है वो इसमें नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता है। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर का मतलब होता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई एरर प्रोड्यूस्ड होना, तो इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये दो पॉइंट हैं जो इसमें याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज इक्वली एक्यूरेट ऑन एज AC एज वेल एज DC सर्किट्स। PMMC वोल्टमीटर, डायनामोमीटर वोल्टमीटर, मूविंग आयरन एमीटर, इंडक्शन वोल्टमीटर। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा डायनामोमीटर वोल्टमीटर। ये हम पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इक्वली एक्यूरेट होते हैं AC और DC सर्किट पे वो इंस्ट्रूमेंट होता है डायनामोमीटर वोल्टमीटर, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रेस्पॉन्स द सिस्टमेटिक एरर। These errors can be calculated from the details of the instrument. These are the residual errors. These errors may occur in controlled conditions. These are the error committed by the experiments. सबसे पहले हम सिस्टमेटिक एरर को समझ लेते हैं। जो आपका सिस्टमेटिक एरर होता है वो ऐसे एरर्स होते हैं जो कि विद इन द इक्विपमेंट हो, जैसे कि फॉल्टी डिजाइन, यानी कि डिजाइन में कोई प्रॉब्लम हो या इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, इनकरेक्ट कैलिब्रेशन हो, या फिर समझ के देखते हैं एक एग्जांपल से।
देखिए ये आपका कोई स्केल है, यहाँ पे आपको 0 इंडिकेट करा हुआ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ऐसा कुछ मानिए, यहाँ 1 है। तो नॉर्मली जो पॉइंटर होता है वो आपको 0 को इंडिकेट करना चाहिए बिना किसी सप्लाई के। लेकिन जैसे ही हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, सप्लाई अगर इसमें देते हैं हम, तो क्या होगा, पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब सिस्टमेटिक एरर होगा तो क्या होगा, हमारा पॉइंटर 0 को इंडिकेट ना करके नॉर्मल कंडीशन में बिना सप्लाई के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे इंडिकेट कर रहा होगा। यानी कि नॉर्मली 0 पे इंडिकेट कर रहा है, लेकिन अब क्या कर रहा होगा, वो हमारा मान लो कि 2 पे इंडिकेट कर रहा है बिना किसी सप्लाई के। लेकिन अब जैसे मान लो मुझे करंट मेजर करना है, तो क्या करेगा, पॉइंटर क्या होगा, इनिशियल पोजीशन इसकी पहले से क्या हो गई अब 2, 0 की बजाय, और डिफ्लेक्ट करेगा जैसे ही मैं सप्लाई दूंगा, करंट मेजर करूंगा, तो करंट मेजर करके मान लो मेरे को 5 एम्पियर आया। अब हमसे पूछा कि करेक्ट रीडिंग क्या होगी, तो अब करेक्ट रीडिंग इसमें हम 5 एम्पियर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पहले से क्या था, इनिशियल तो इसकी 2 पे हो गया था ये पहले से, 0 पे ना होके, तो 5 में से हमको 2 माइनस करना पड़ेगा, फिर जाके करेक्ट रीडिंग आएगी आपकी 3 एम्पियर। तो ऐसे एरर्स, जैसे कि स्केल में जो एरर आ रहा है 0 की बजाय 2 पे आ रहा है ये, यानी कि इनिशियली इसमें क्या हो रहा है, कुछ डिले हो रहा है, बायस्ड हो रहा है। तो ऐसे एरर्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स। और ऐसे एरर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंट की डिटेल्स होती है उनसे। तो इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, दीज एरर्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वैम्प रेजिस्टेंस एंड कंडेंसर्स आर यूज्ड to reduce the error while measuring DC quantities in a moving iron instrument, to reduce the error while measuring AC quantities in a moving iron instrument, to reduce the error while measuring DC quantities in a moving coil instrument, and none of these। देखिए इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, टू रिड्यूस द एरर वाइल मेजरिंग एसी क्वांटिटीज इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। देखिए स्वैम्प रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए यूज में लेते हैं हम। जब किसी भी करंट फ्लो होएगा हमारे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, तो क्या होगा, हीटिंग ही होएगा, हीटिंग के कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो जिसके कारण रीडिंग में क्या हो जाएगा, कुछ वेरिएशंस आएंगे। उन वेरिएशंस को कंपनसेट करने के लिए हम स्वयं रेजिस्टेंस को यूज में लेते हैं, जो टेम्परेचर को कंपनसेट करता है और रीडिंग में वेरिएशंस आने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज नेसेसरी, ऑप्शन दिए हुए हैं, कन्फर्मिटी, प्रिसीजन, बोथ, नन ऑफ द अबव। देखिए एक्यूरेसी के लिए दोनों कंडीशन नेसेसरी हैं, कन्फर्मिटी भी और प्रिसीजन भी। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, बोथ। यहाँ पे एक्यूरेसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए एक्यूरेसी क्या होती है, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितनी पास है, यही हम एक्यूरेसी को डिफाइन करते हैं। और अगर आपसे प्रिसीजन पूछे तो प्रिसीजन हो जाएगा आपका रिपीटिशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू। कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट करने पे जो वैल्यूज, जो रीडिंग्स जो आप मेजर कर रहे हो बार बार रिपीट हो रही हैं, तो उसको कहेंगे कि ये रीडिंग्स बहुत प्रीसाइज है। और अगर जो मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू के पास में आ रही है, तो आप कहेंगे कि बहुत एक्यूरेट रीडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनर्जी मीटर रन्स स्लोली इवन इफ पावर इज नॉट यूज, दिस एरर इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं, स्पीड एरर, फेज एरर, क्रीपिंग एरर, नन ऑफ दीज। जब हम पावर को यूज नहीं कर रहे हैं तो भी एनर्जी मीटर स्लोली रोटेट होता है, तो ऐसे एरर को क्या कहते हैं, तो ऐसे एरर को कहते हैं हम क्रीपिंग एरर। और क्रीपिंग एरर जो प्रोड्यूस होता है, या तो ओवर फ्रिक्शन कर दिया हो तो प्रोड्यूस हो सकता है, दूसरा या ओवर वोल्टेज आ जाए तो ये एरर प्रोड्यूस हो सकता है, या स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी प्रोड्यूस हो सकता है। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a null type of instrument as compared to a deflecting type instrument has higher accuracy, lower sensitivity, faster response, all of the above। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा हायर एक्यूरेसी। जो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनकी एक्यूरेसी भी हाई होती है और सेंसिटिविटी भी हाई होती है। ये दोनों पॉइंट याद रखना, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट की हाई एक्यूरेसी होती है और हाई सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी क्वांटिटी का, वो नल इंडिकेशन से करते हैं। यानी कि नल मीन्स जीरो, यानी कि इसमें
हम ऐसी कंडीशंस प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि नल इंडिकेट करे पॉइंटर। और डिफ्लेक्टिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट्स में हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन के द्वारा किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। इसलिए जो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है इनकी और एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो एरर इन करंट ट्रांसफॉर्मर इज ड्यू टू पावर फैक्टर ऑफ प्राइमरी, वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ द करंट इन द प्राइमरी, एक्साइटिंग करंट्स, लीकेज फ्लक्स। देखिए सबसे पहले हम रेशियो एरर के लिए करंट ट्रांसफॉर्मर में एक फॉर्मूला देखते हैं। रेशियो एरर का नॉर्मल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नॉमिनल रेशियो माइनस एक्चुअल रेशियो डिवाइडेड बाय एक्चुअल रेशियो। अब इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला निकल के आया था, n प्लस आई बाई आई एस, जहाँ पे आई आपका क्या है, एक्साइटिंग करंट। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो रेशियो एरर होता है करंट ट्रांसफॉर्मर में वो किसके कारण होता है, एक्साइटिंग करंट के कारण। तो आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर टू अचीव एक्यूरेसी हाउ शुड द स्लाइड वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर बी। ऑप्शन है एज लॉन्ग एज पॉसिबल, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, वेरी थिन, वेरी थिक। देखिए जो पोटेंशियोमीटर होता है बेसिकली दो वोल्टेजेस को कंपेयर करता है। जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए सबसे पहले, आर इक्वल्स टू रो एल बाई। अगर हमको रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करने पड़ेगा। और अगर वोल्टेज मेजरमेंट करना है हमको तो रेजिस्टेंस का हाई होना भी जरूरी है इक्विपमेंट का। अगर इक्विपमेंट का रेजिस्टेंस हाई करना है तो लेंथ का हाई होना जरूरी है। तो लेंथ अगर जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर की जो लेंथ होगी एज लॉन्ग एज पॉसिबल हो सकती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉर्क टू वेट रेशियो ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स। ऑप्शंस हैं सेलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी, फिडेलिटी। देखिए जो सेंसिटिविटी होती है वो होती है आपकी चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। इससे ये समझ में आता है कि अगर स्मॉल चेंज आए इनपुट में तो उसके कारण आउटपुट में भी डिफ्लेक्शन मिले, आउटपुट मिले, वही हमारी सेंसिटिविटी कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेंसिटिविटी, ऑप्शन बी। सेंसिटिविटी को टॉर्क टू वेट रेशो से भी डिफाइन किया जाता है। सेम आउटपुट बाय इनपुट से जो समझा वो इससे समझिए। देखिए अगर आपका टॉर्क हाई होगा तो क्या होगा, सेंसिटिविटी भी हाई होगी। यानी कि अगर आपका इनपुट में थोड़ा सा स्मॉल सा चेंज आए तो उसके कारण भी आपका डिफ्लेक्शन हो, यानी कि टॉर्क आपका स्मॉल टॉर्क हो तो भी डिफ्लेक्शन हो, पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो, तो क्या होना चाहिए, सेंसिटिविटी हाई होगी। इससे आप ये समझ सकते हैं। और दूसरा, अगर पॉइंटर का वेट कम होगा तो भी आपकी सेंसिटिविटी हाई होगी। तो टॉर्क टू वेट रेशो जो होता है सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे हाईएस्ट सेंसिटिविटी किस इंस्ट्रूमेंट की होती है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a torque is developed in an electromechanical energy conversion device, the value of which depends upon। ऑप्शंस हैं स्टेटर स्ट्रेंथ एंड टॉर्क एंगल, स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड स्ट्रेंथ, स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड स्ट्रेंथ एंड द टॉर्क एंगल, स्टेटर फील्ड स्ट्रेंथ ओनली। तो देखिए जो टॉर्क होता है आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी डिवाइस में प्रोपोर्शनल होता है स्टेटर फील्ड, रोटर फील्ड और दोनों के बीच का एंगल। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, प्रोपोर्शनल टू स्टेटर फील्ड, रोटर फील्ड एंड द टॉर्क एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 0 to 10 ampere emitter has a guaranteed accuracy of 1% of full scale deflection. The limiting error while reading 2.5 ampere will be। देखिए इसमें कुछ वैल्यूज गिवन है आपको, 0 to 10 एम्पियर, ये क्या है आपका मीटर करंट। एक है आपको गारंटीड एक्यूरेसी, GAE 1% दिया हुआ है, और रीडिंग दिया हुआ है आपको 2.5 एम्पियर, ये क्या आपकी रीडिंग। देखिए जो लिमिटिंग एरर का फॉर्मूला होगा आपका वो होएगा गारंटीड एक्यूरेसी एरर इनटू फुल स्केल वैल्यू डिवाइडेड बाय रीडिंग जो भी आपको दी हुई है इनटू 100।
तो ये आई एम है, आपको मीटर करंट दिया हुआ है, ये आपकी क्या है, फुल स्केल वैल्यू है, जिसमें आपको गारंटेड एक्यूरेसी एरर दिया हुआ 1% और रीडिंग दिया हुआ 2.5%। अब इस फॉर्मूले में सब वैल्यूज पुट कीजिए। गारंटेड एक्यूरेसी एरर दिया होता है आपको 1%, यानी कि 1/100 इंटू फुल स्केल वैल्यू आपको दिया हुआ 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय रीडिंग आपको दिया हुआ 2.5। जब आप इस एक्सप्रेशन को सोल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 4%। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। लिमिटिंग एरर इज इक्वल्स टू गारंटेड एक्यूरेसी एरर इंटू फुल स्केल वैल्यू डिवाइडेड बाय रीडिंग इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज्ड, ऑप्शंस हैं, टू मेजर डीसी करंट ओनली, टू मेजर एसी करंट ओनली, टू मेजर एसी वोल्टेज ओनली, टू मेजर एसी एंड डीसी करंट एंड वोल्टेज। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, टू मेजर एसी एंड डीसी करंट्स एंड वोल्टेज। दोनों के लिए हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। और एक पॉइंट और याद रखिए, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है आपका, वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और पीएमएमसी में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका करंट के प्रोपोर्शनल होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज के स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मूविंग coil instrument having coil resistance of 4.5 ohm gives a full scale deflection of 30 milliampere. The resistance connected in parallel with this instrument to read up to 2.5 ampere is। देखिए, एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है जिसका मीटर रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको 4.5 ओम। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू आई एम आपको दी हुई है 30 मिली एम्पियर, और आपको इस इंस्ट्रूमेंट की एक्सटेंड करनी है रेंज अप टू 2.5 एम्पियर, यानी कि एक्सटर्नल करंट की वैल्यू दी हुई है 2.5 एम्पियर। पहले ये इस मीटर से हम फुल स्केल वैल्यू 30 मिली एम्पियर तक रीड कर सकते थे। अब हमको 2.5 एम्पियर रीड करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शंट में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। उसी रेजिस्टेंस की हमसे वैल्यू पूछा है, तो उस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर एस एच इक्वल टू, शंट में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं, आर एम यानी मीटर रेजिस्टेंस डिवाइड बाई एम-1। एम आपका यहाँ पे होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और एम आपको निकाला जा सकता है आई बाय आई एम इस फॉर्मूले से। आई यहाँ पे आपका होता है एक्सटर्नल करंट और आई एम मीटर करंट। तो यहाँ आप ये निकालिए, आई की वैल्यू आपको दी हुई थी 2.5 एम्पियर, और मीटर करंट आपको दिया हुआ था 30 मिली एम्पियर, 13 × 10⁻³ जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी 83.33। इसको एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया आपका 83.33। अब हमको सन ट्रांजिशन निकालना है। फॉर्मूला पढ़ा था हमने, आर एम डिवाइड बाय m-1। वैल्यूज पुट करते हैं। आर एम की वैल्यू गिवन है 4.5, एम 83.33 -1। इसको आप सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.0546 ओम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ पर्टिकुलर मीटर द ऑपरेटिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट, देन द टाइप ऑफ मीटर इज। ऑप्शंस हैं मूविंग आयरन, मूविंग कोयल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंडक्शन। देखिए, इसमें हमको बोला है टॉर्क जो है करंट के प्रोपोर्शनल है, तो बताइए मीटर कौन सा है। अभी हमने पढ़ा था अगर करंट के प्रोपोर्शनल हो टॉर्क तो हो जाएगा आपका पीएमएमसी। पीएमएमसी मीन्स परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मूविंग आयरन में हमने देखा था, मूविंग आयरन में जो टॉर्क होता है प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, मूविंग कोयल में प्रोपोर्शनल टू आई होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में टॉर्क प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज के स्क्वायर होता है, इंडक्शन में टॉर्क प्रोपोर्शनल टू I1 I2। पोटेंशियल कोयल और करंट कोयल से जो करंट फ्लो होता है उनके प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स द स्प्रिंग्स आर मेनली यूज टू। ऑप्शन है कंडक्ट द करंट टू द कोइल्स, होल्ड द पाइवट इन पोजिशन, कंट्रोल द पॉइंटर मूवमेंट, रिड्यूस द वाइब्रेशन ऑफ द पॉइंटर। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल द पॉइंटर मूवमेंट। जो स्प्रिंग होती है पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल के लिए यूज में लिया जा सकता है। दूसरा, ये आपका स्केल है, मान ली इधर आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, इधर आपका कंट्रोलिंग टॉर्क।
जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा उसको कंट्रोल करने के लिए हमको कंट्रोलिंग टॉर्क की आवश्यकता है, और वो हमको स्प्रिंग प्रोवाइड करवाती है। तो स्प्रिंग को एक तो कह सकते हैं कि पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, दूसरे कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू मैक्सिमाइज द ड्राइविंग टॉर्क इन एन इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय शंट कॉइल एंड सीरीज कॉइल शुड बी। ऑप्शंस हैं इन फेज विथ ईच अदर, इन क्वाड्रेचर विथ ईच अदर, displaced by 45 degree with respect to each other, out of phase with respect to each other। देखिए जो टॉर्क होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इसमें साइन थीटा के इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में। अब ये मैक्सिमम कब हो सकता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, और 90 डिग्री कब होगी, यानी कि क्वाड्रेचर में हो दोनों। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, इन क्वाड्रेचर विथ ईच अदर। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।